हेलो दोस्तों। हमारे घटना चक्र भूगोल के अंतर्गत जो टॉपिक जहाँ तक हम पढ़ पाए हैं, उसके बाद का जो टॉपिक आता है हमारा सीमावर्ती देश है। यानी कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी सीमावर्ती देश आते हैं, उससे संबंधित तथ्यों को हम इसमें जानेंगे। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन व नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में चीन तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है, जबकि अन्य देशों नेपाल, भूटान तथा म्यांमार के साथ भारत की सीमाएं प्राकृतिक हैं। भारत की भूसीमा 15,106.7 किलोमीटर और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है। पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है। इसमें जो है पड़ोसी देशों के साथ अगर भारत के साथ जो देश सीमा साझा करते हैं उनमें उनकी लंबाई कितनी है। बांग्लादेश के अगर बॉर्डर की बात करें, भारत के साथ सीमा साझा की तो यह 4,096.7 है। सीमा से संबद्ध भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कौन कौन से हैं, तो बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम सीमा को साझा करते हैं। चीन के साथ भारत का बॉर्डर 3,488 किलोमीटर साझा होता है, जो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अगला है पाकिस्तान। पाकिस्तान से 3,323 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात यह प्रमुख राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की भूमि साझा होती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। इसी प्रकार म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से सीमा साझा होती है। आगे दिया हुआ है भूटान। भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा साझा होती है और जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों से संबंधित है। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की भूमि साझा होती है और यह लद्दाख से संबंधित है। यानी कि सबसे कम जो सीमा साझा होता है भारत का वह अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर का, और सबसे ज़्यादा जो सीमा साझा होता है वह बांग्लादेश के साथ है कुल 4,096.7 किलोमीटर का। अगला स्टेटमेंट दिया हुआ है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ। कितना कितना? बांग्लादेश के साथ 4,096.7 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की, जबकि भारत म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश राज्य की बनती है। आगे एक तालिका दिया हुआ है, एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले प्रमुख राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का इसमें वर्णन किया गया है। लद्दाख के साथ में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की सीमा साझा होती है। उत्तराखंड के साथ में चीन और नेपाल का, पश्चिम बंगाल के साथ में बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, सिक्किम के साथ में नेपाल, चीन और भूटान, असम के साथ में बांग्लादेश और भूटान, अरुणाचल प्रदेश के साथ में
चीन, म्यांमार और भूटान और मिजोरम के साथ में बांग्लादेश, म्यांमार की सीमा साझा होती है। जब आप इस नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे प्यारे भारत की जो सीमा है वह किन किन राज्यों से मुख्य रूप से होता है। जैसे यहाँ पर अफगानिस्तान दिया है और यहाँ पर चीन है। इसके बाद नेपाल, भूटान और अगर भारत के पूर्वी साइड में हम आते हैं तो यहाँ म्यांमार और बर्मा है। थोड़ा सा नीचे की तरफ और जाते हैं तो यहाँ पर श्रीलंका। इसके बाद अफगानिस्तान के बगल में ही पाकिस्तान है। तो ये वो देश हैं जो हमारे भारत के सबसे निकटतम पड़ोसी देशों के अंतर्गत आते हैं और इनसे संबंधित सीमाएं भी किस तरह से राज्य एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं इसमें अच्छे से बताया गया है। चलिए हम अपने स्टेटमेंट्स आगे बढ़ते हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं निर्धारित करती हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा, जिसे सुप्रीम पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण माना जाता है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ब्रिटिश सरकार, तत्कालीन भारत सरकार द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। अध्यारोपित सीमा को जो है साझा किया था और उस साझे की रेखा को रेडक्लिफ रेखा नाम दिया गया। इस रेखा का प्रस्तावित सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा किया गया। चीन भारत से मैकमोहन रेखा द्वारा पृथक होता है। मैकमोहन रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अफगानिस्तान भारत से डूरंड रेखा द्वारा पृथक होता है, यानी कि जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है उसे रेडक्लिफ रेखा कहते हैं, उसी तरह से जो भारत और अफगानिस्तान के बीच रेखा है उसे डूरंड रेखा का नाम दिया गया है। इस सीमा रेखा का निर्धारण वर्ष 1893 में ब्रिटिश भारत सरकार के सचिव मोर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो पाक जलडमरू मध्य, पाक की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी द्वारा भारतीय मुख्य भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। तमिलनाडु से पृथक होता है। पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई 64 से 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है, यानी कि पाक जलडमरू मध्य का जो नाम है बंगाल की खाड़ी और पाक की खाड़ी से जो जोड़ता है, इसका नाम रॉबर्ट पाक के नाम पर किया गया है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियां, जिसे अराकान पर्वत श्रेणी अराकान योमा नागा पटकाई स्थलीय सीमा बनाती हैं। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। जो त्रिपुरा राज्य है वह पश्चिम एवं दक्षिण में 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अतः इसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से भारत बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल 2216.7 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। अरुणाचल प्रदेश
520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर। ये ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार के साथ स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर एवं सिक्किम 32 किलोमीटर राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। भारत और चीन के मध्य 3,488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो लद्दाख 1,597 किलोमीटर, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, उत्तराखंड 345 किलोमीटर, सिक्किम 220 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश 1,126 किलोमीटर में विस्तृत है। तो ये तो रहा अभी तक भारत के सीमावर्ती देश और उनके बारे में कुछ प्रमुख विवरणों का तथ्य। अब जो है इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न दिया है कि कथनों पर विचार कीजिए और बताइए किसमें से कौन सा सही है। असम भूटान असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो यह कथन सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा है, यह भी सही है। और मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, तो यह कथन भी सही है, यानी कि हमारा विकल्प ए सही उत्तर होगा। और यहाँ पर नीचे जो है नक्शा के थ्रू यहाँ पे समझाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा को साझा करता है। तो इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और चारों विकल्प का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें 2 नाम और दिए गए हैं। नागालैंड त्रिपुरा के साथ मिजोरम और मणिपुर भी नाम दिए गए हैं। इसमें से मिजोरम सही होगा, क्योंकि यह बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा को साझा करता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। इसके अलावा मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से बांग्लादेश की जो है सीमा निर्धारित हो जाती है या मिलती है। मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल 2,216.7 किलोमीटर, असम 263 किलोमीटर, मेघालय 443 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर और मिजोरम 318 किलोमीटर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। नागालैंड जो है बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। इसके अलावा दिए गए विकल्पों में असम, मेघालय और मिजोरम बांग्लादेश से अपनी सीमा को निर्धारित करते हैं। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा यह बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं। मेघालय की जो सीमा है वह भूटान से नहीं लगी है। इसके अलावा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन तीनों की जो सीमाएं हैं वह भूटान से लगी हैं। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य इस प्रकार हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जबकि मेघालय की सीमा बांग्लादेश के साथ मिलती है, ना कि भूटान के साथ। और भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम की मिलती है 267 किलोमीटर का और राज्य को स्पर्श करती है। इसके पश्चात क्रमशः अरुणाचल प्रदेश आता है 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम 32 किलोमीटर के साथ भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो इसमें बिहार। विकल्पों को देखने के साथ हमें बिहार जो है भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता। इसके अलावा असम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ भूटान सीमा साझा करता है। अभी अभी हमने हाल ही में पढ़ा कि जो असम राज्य है वह भूटान के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन, नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2, 3 पर सूचीगत है, सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा और नदी जल का बंटवारा, विचार विमर्श हुआ था और विवादग्रस्त मुद्दे हैं। तो इसी अंतर्गत जो ए, बी और सी, इसके अंतर्गत जो ए, बी और सी यह चिन्हित किया गया है, इसमें जो स्थान ए में बताया गया है यहाँ पर यह सीमा विवाद का निपटारा हुआ था। बी के अंतर्गत सैन्य दलों का विनियोजन और सी के अंतर्गत जो है नदियों के जल का बंटवारा। यह 3 चीजें यानी कि 2, 1 और 3, ए, बी और सी को निर्धारित करती हैं। तो यह इस प्रकार स्पष्ट हो गया, सीमा विवाद का निपटारा, सैन्य दलों का विनियोजन और नदी जल का बंटवारा। अगला प्रश्न, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं एक बार, हमें समझ में आ जाएगा। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रारंभ सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया, जिसे कंपोजिट डायलॉग प्रोसेस के तहत वार्ता हेतु कुल 6 मुद्दे निर्धारित किए गए थे, जिसमें सियाचिन, तुलबुल नेविगेशन परियोजना, सरक्रिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग, आतंकवाद और नशीली दवाओं की तस्करी और विभिन्न क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान विषय शामिल थे। ए, सरक्रिक क्षेत्र को, बी, नियंत्रण रेखा क्षेत्र को तथा सी, सिंधु नदी क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। इस तरह से इस नक्शे के अंतर्गत जब आप देखेंगे तो आपको ए, बी और सी बिंदुओं से संबंधित चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है उस राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश में 520 किलोमीटर, नागालैंड 215 किलोमीटर, मणिपुर 398 किलोमीटर और मिजोरम 510 किलोमीटर। ये ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमाएं म्यांमार को स्पर्श करती हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि म्यांमार से कौन कौन से भारतीय राज्य स्पर्श करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यह सभी भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन राज्यों की सीमाएं म्यांमार के साथ मिलती हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये स्टडी किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? असम। असम की जो सीमा है म्यांमार से नहीं मिलती है। इसके अलावा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 3 राज्यों की जो सीमाएं हैं वह म्यांमार से मिलती हैं। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों में पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान और गुजरात हैं। यह सभी 2 राज्य भारत के उत्तर पूर्व में स्थित हैं और बाकी 2 पश्चिम में स्थित हैं। पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य पंजाब, जम्मू और कश्मीर, राजस्थान और गुजरात सीमा को बनाते हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन सा है? सिक्किम और बिहार। नेपाल से जो भूमि साझा करते हैं वह सिक्किम और बिहार हैं। नेपाल के साथ सिक्किम, बिहार राज्य युग्म बनाते हैं। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले जो अन्य भारतीय राज्य हैं
उसमें और कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बांग्लादेश के साथ। कितना है? 4096.7 किलोमीटर। वहीं सबसे छोटी सीमा की बात करें तो अफगानिस्तान के साथ लगती है, जो कुल मिलाकर के 106 किलोमीटर के साथ भारत की सीमा को साझा करती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, किस नाम से? उसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, और इसके जो निर्धारित करता थे वह सर सिरिल रेडक्लिफ नाम था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडक्लिफ रेखा कौन सी है? यह भारत और पाकिस्तान सीमा रेखा को जो निर्धारित करती है उसे रेडक्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान के साथ। भारत और अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन सीमा निर्धारित करती है। इस सीमा रेखा का निर्धारण सन 1893 में ब्रिटिश भारत सरकार के सचिव मॉर्टिमर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से किया गया था। मॉर्टिमर डूरंड ने भारत और अफगानिस्तान सीमा का निर्धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है, किस चीज का? अध्यारोपित सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा यानी कि सुप्रीम पोज्ड बाउंड्री का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ब्रिटिश सरकार, तत्कालीन भारत सरकार द्वारा अध्यारोपित सीमा को साझा किया था। इस तरह से जो है जो भारत पाकिस्तान की सीमा है उसे एक अध्यारोपित सीमा रेखा के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है? भारत और चीन। जो भारत और चीन की रेखा है उसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन मैकमोहन रेखा करती है। इस रेखा का निर्धारण वर्ष 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? यह मैकमोहन रेखा करती है। अगला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है किसके किसके बीच? भारत एवं चीन के बीच में मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो यह पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। पाक जलडमरू मध्य, पाक की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? सिक्किम के अंतर्गत। भारत के मानचित्र का यदि हम अध्ययन करते हैं तो सिक्किम प्रदेश की जो सीमाएं हैं वह तीन देशों नेपाल से, भूटान से और चीन से मिलती हैं। नेपाल, भूटान और चीन से जो सिक्किम की सीमाएं हैं वह मिलती हैं। नेक्स्ट, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा के। जो विकल्प दिया हुआ है इन विकल्पों के अनुसार त्रिपुरा हमारा सही जवाब है। त्रिपुरा राज्य पूर्णतया उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण में तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, अतः इसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वहीं पश्चिम बंगाल के केवल उत्तरी क्षेत्र के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम क्या है? तो क्या कह रहा है ये?
पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम। तो यह इस प्रकार है: नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। अगर आरोही क्रम की बात की जाए तो वह किस आधार पर कहा है? उसके अंतर्गत देशों की कितनी सीमाएं भारत के साथ साझा होती है, इस आधार पर उसने देश का क्रम के अनुसार आरोही क्रम में पूछा है। तो भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भू सीमा की लंबाई के अनुसार जो साझा होता है, उसमें बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर लंबाई, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, उसी प्रकार भूटान का 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर और संपूर्ण भूमि जो लंबाई है वह 15,106.7 किलोमीटर। और बात करते थे प्रश्न की, तो प्रश्न के अनुसार नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश ये चार क्रम से आएंगे जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा आरोही क्रम में साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत की सीमा से नहीं लगा हुआ है? तो इसमें अल्मोड़ा, जो अल्मोड़ा है वह तिब्बत की सीमा से नहीं लगा हुआ है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ जिले चीन के तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि अल्मोड़ा जिला तिब्बत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। यानी कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली एवं पिथौरागढ़ ये तीन जिले जो हैं चीन के तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील या प्रति किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो यह 12 समुद्री मील तक, यानी कि लगभग 21.9 किलोमीटर तक। भारत के आधार रेखा यानी कि बेस लाइन से 12 नॉटिकल मील लगभग 21.9 किलोमीटर तक के सागरीय जलीय क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर यानी कि टेरिटोरियल सी तथा इसके अंतिम सीमा को क्षेत्रीय सीमा यानी कि टेरिटोरियल लिमिट कहते हैं। क्षेत्रीय सागर के आगे आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के सागरीय जलीय क्षेत्र को अविच्छिन्न मंडल जिसे कॉन्टिग्यूअस जोन कहा जाता है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के सागरीय जलीय क्षेत्र अनन्य आर्थिक क्षेत्र जिसे EEZ यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जानते हैं। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र पूछा जाता है भारत से, तो यह 200 नॉटिकल मील तक के सीमा को कहते हैं। इसके आगे का सागरीय जलीय क्षेत्र को उच्च सागर या हाई सी के नाम से जानते हैं। अब इसमें नॉटिकल मील जो दिया हुआ है यह समुद्र के अंतर्गत उसको क्षेत्र को मापने का पैमाना है, लेकिन इसके अंतर्गत 3 बातें दी गई हैं। भारत की जो आधार रेखा है वह 12 नॉटिकल मील है। इसके बाद क्षेत्रीय सागर के आगे आधार रेखा से जो अविच्छिन्न मंडल जिसे कॉन्टिग्यूअस जोन कहते हैं वह 24 नॉटिकल मील है, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यह जो है 200 नॉटिकल मील के अंतर्गत सागर में आता है। अब अगला टॉपिक है भौतिक विभाजन। भारत के प्राकृतिक प्रदेश, इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख टॉपिक दिया गया है। पूरा चुंबकत्व जिसे पैलियोमैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं, अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह।
यानी कि इसमें अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत को बताया गया है, जिसमें अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में जिक्र किया था। तो इसमें कहा गया है कि अल्फ्रेड वेगनर सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार प्रायद्वीपीय भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। यानी कि जो गोंडवाना का भूभाग बताया जाता है उसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका शामिल था। मध्यवर्ती मध्यजीवी महाकल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। जो गोंडवाना लैंड की मुख्य भूमि थी, ऐसा माना जाता है कि वह चुंबकीय शक्ति के कारण उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों भारतीय तथा यूरेशियन के बीच स्थित टेथिस सागर, जो टेथिस सी के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। यानी कि ऐसा माना जाता है कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तब जाकर के उसमें क्या होता है, हिमालय और पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला, ये दो चीज विकसित हुए हैं। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। पाताल तोड़ कुओं का मतलब उनकी गहराई का कोई अंदाजा नहीं है। आगे दिया हुआ है, टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी या बेसिन का निर्माण हुआ। अब इस स्टेटमेंट को देखिएगा, इसमें बता रहा है कि टेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादे निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई या आउटलेयर है। इस पर गारो, खासी एवं जयंतिया, तीन पहाड़ी मेघालय में है, जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ था। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। वे कौन कौन से हैं? उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। इसके अलावा भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच, विवर्तनिक प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भू आकृतिक प्रदेशों के रूप में इसको बांटा जाता है। अगर आप यहाँ पे भारत के नक्शे को देखते हैं जो भू आकृतिक प्रदेश को दर्शाती है, अब इसमें क्या है जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर तथा उत्तरी पूर्वी का जो पर्वतीय क्षेत्र है।
एक हिस्सा भारत का ये हो जाता है, और इसके बाद उत्तर भारत का मैदान, जो उत्तर भारत का मैदान निर्धारण है, एक भूमि ये हो जाती है। भारतीय मरुस्थल, जो थार का क्षेत्र है, यह काफी बड़ा मरुस्थल है भारत का, जो राजस्थान के अंतर्गत निहित है। इसके बाद प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है भारत के अंतर्गत। तटीय मैदान, जो पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के नाम से संबोधित है। और भारत के अंतर्गत भूआकृतिक प्रदेशों में दो द्वीप समूह आते हैं, एक लक्षद्वीप समूह और एक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो इस तरह से भारत के भूआकृतिक प्रदेशों को, अगर प्राकृतिक प्रदेशों को छोड़ दें, अगर द्वीप समूह को भी ले लें और तटीय मैदान को भी ले लें, तो 6 हिस्से में इनको बांटा गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। नेक्स्ट है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण तथा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। भारत का जो कोयला है वह गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला मध्यम श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक विटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम पाया जाता है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का अधिकांश कोयला किस क्षेत्र से पाया जाता है, तो गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। चलिए, ये तो रहा थीसिस, जो भारत के भौतिक या भू आकृतिक प्रदेश से संबंधित था। अब आते हैं प्रश्न पर। इसमें पहला प्रश्न है, भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है किस दिशा की तरफ? उत्तर की तरफ। अब उत्तर की तरफ सरकने का रीजन ये माना जाता है कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो हिमालय का निर्माण होता है, जैसा कि अभी हमने थीसिस में पढ़ा है। और उत्तर भारत के मैदान का भी यहाँ पर निर्माण होता है। महाद्वीपीय विस्थापन या प्रवाह सिद्धांत के अनुसार प्रायद्वीपीय भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत एक ही स्थलपिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी महाकल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें प्रायद्वीपीय भारतीय स्थलपिंड उत्तर की ओर विस्थापित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहा जाता था? गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4 प्रदेशों में। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तट एवं द्वीप। और भारत को 6 उपभौतिक भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया। किसके तहत? एनसीईआरटी के तहत। एनसीईआरटी अर्थात एक प्रकार जो मैंने नक्शे के रूप में यहाँ पर आपको दिखाया, मैंने यह एनसीईआरटी के अंतर्गत ही दे रखा है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है?
उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड का जो तराई क्षेत्र है वहां पर पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इसका भी कारण जो भारत का टेक्टोनिक प्लेट का विस्थापन था उसे माना जा सकता है। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर की ओर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत या पाताल तोड़ कूप में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कूप में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। तो पाताल तोड़ कुएं भारत के तराई क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। ये सारे कथन दिए गए हैं इसके अंतर्गत और इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सही और कौन सा गलत है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, यह कथन सही है। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुई, यह भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुआ, यह भी कथन सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई। तो यह जो घटना है यह गलत है। क्यों? क्योंकि हिमालय की उत्पत्ति जो है भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट, इन दो प्लेटों के टक्कर से हुई। इसमें जो है चीनी प्लेट का कहीं उदाहरण नहीं दिया है, यह केवल आपको भटकाने के लिए दे दिया है। अगर इन विकल्पों का हम स्पष्टीकरण जानना चाहें तो आइए हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्साई या आउटलायर है जो भ्रंशन के कारण भारतीय महाप्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। तो कथन एक सही होता है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की संभिनति में हुई है, यह भी कथन सही है। क्यों? क्योंकि स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई थी जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका। तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त फोर डीप पैदा हो गया। यही अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति का प्रकार यानी कि भांति में था। मुख्यतः हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी विशाल मैदान का निर्माण हो गया। और तीसरा कथन तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो हिमालय की उत्पत्ति थी उसमें भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट साझा था, जबकि चीनी प्लेट का कहीं कोई वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहले तो हम इसको पढ़ते हैं। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, यह कथन सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है, यह भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। अब इसको जरा सा महसूस करिएगा। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव के कारण हुआ है, क्रिया के द्वारा। तो यह कथन जो है गलत है। भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, यह कथन सही है। इसमें विकल्प सी जो गलत है उसका स्पष्टीकरण बताया है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो इस तरह से यह कथन से संबंधित सारी टिप्पणियां स्पष्ट हो जाती हैं। अगला प्रश्न दिया गया है इसमें मिलान करने के लिए।
तो आइए हम देखते हैं दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप जो है वह क्रिटेशियस आदि नूतन युग का है। पश्चिमी घाट प्री कैम्ब्रियन से संबंधित है। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन, पश्चिमी घाट प्री कैम्ब्रियन। अब अरावली पर्वत को देखा जाए अगर, तो अरावली पर्वत श्रेणी का इसे उत्तर नूतन काल से माना जाता है और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप यह अत्यंत नूतन युग से संबंधित है। तो इस तरह से दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन युग से, पश्चिमी घाट प्रीकैम्ब्रियन से, अरावली उत्तर नूतन से और नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप अत्यंत नूतन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तो इसमें अगला प्रश्न क्या दिया है? केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु किस लिए प्रसिद्ध है? यह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाड जो है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है सबसे। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। कुट्टानाड आर्द्र भूमि कृषि प्रणाली समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड मत्स्य पालन तथा नारियल, कंद एवं खाद्य फसलों के रोपण के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों अर्थात कुट्टानाड समुद्र तल से नीचे कृषि प्रणाली को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAHS घोषित किया गया है। इसको केरल के कुट्टानाड कृषि प्रणाली को GIHS महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसमें रोहतास जिला जो है यह धारवाड़ से संबंधित नहीं है। बाकी मुंगेर, जमुई और नवादा ये 3 धारवाड़ क्रम से संबंधित हैं। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिसे दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं, इनमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यन प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्यन भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो इसमें गोंडवाना जो प्रणाली है यह भारत में नवीनतम मानी जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिनमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी पाई जाती है। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला मध्यम श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा ना के बराबर होती है। अगला प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। पहला कथन दिया है, JT डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय का मापक तैयार किया है। कथन दूसरा दिया है, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है।
तो इसमें जो है पहला कथन भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया, यह कथन गलत है। लेकिन आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन और आर्यन युग में विभाजित किया जाता है, यह कथन सही है। व्याख्या में दिया है कि भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है और भारतीय भूगर्भीय समय मापक टी.एस. हॉलैंड द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया गया है? हालांकि पेडिप्लेन, पेनिप्लेन और दो नाम हैं इसमें, जियोसिंक्लाइन और कास्ट प्लेन। तो इसका सही उत्तर है कास्ट प्लेन के नाम से गंगा के मैदान को वर्णित किया जाता है। गंगा के मैदान को एक जियोसिंक्लाइन या भू अभिनीति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है। इसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के दौरान हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला दिया है भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, यह सत्य है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, यह भी सही है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। तीनों कथन सही हैं। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर भारतीय रेगिस्तान स्थित है, जिसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 किलोमीटर से कम वर्षा होती है। लूनी नदी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है, जो अरावली के पश्चिमी किनारे से निकलकर कच्छ के रण में ही समाप्त हो जाती है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका जवाब हमें मिल गया, यानी कि थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर। और इसका विस्तार जो है पश्चिमी राजस्थान में है। दूसरा कि बालू के टिब्बों का एक तरंगित मैदान है, इसमें वर्षा जो है कितनी होती है? 150 मिलीमीटर। और तीसरा प्रश्न ये है कि राजस्थान का जो रेगिस्तान है उसमें सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है। यह एक मौसमी नदी है, बारिश होता है तो इस नदी में पानी रहता है, नहीं तो यह नदी सूख जाती है। अगला प्रश्न अगला जो टॉपिक है वह है हमारा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। हालांकि यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।